डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रूफ, और हम लोग बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंस अभी स्टूडेंट ने डाउट पूछा, अगर किसी को जो ऑनलाइन तो है तो में किसी को डाउट है तो सुन लो। दो टाइप का प्रूफ होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रूफ। ओके, तो डायरेक्ट प्रूफ मैंने अभी जस्ट क्या बताया। डायरेक्ट प्रूफ मतलब अगर समझो क्वेश्चन है कि तुम लोग 10th पास हुए है कि नहीं, ओके, क्वेश्चन क्या है 10th पास हुआ है कि नहीं, तो एक स्टूडेंट आके उसे क्या करेगा, वो 10th का सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। क्वेश्चन क्या था अपना, 10th पास हुआ क्या, तो वो क्या किया, हाँ 10th का सर्टिफिकेट ला के। अब इसमें और कुछ सवाल बाकी नहीं, क्योंकि जो पूछा गया वो दिया उसको, करेक्ट। तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो, 10th का पूछा, 10th उसने डायरेक्टली लाके डॉक्यूमेंट दे दिया, तो वो डायरेक्ट। ओके, लेकिन अगर इन केस उसके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, कहीं पे भूल गया या खो गया, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं तो और भी बड़ा हो गया है ना, तो मेरे पास और भी सर्टिफिकेट्स है, तो मैं 12th का सर्टिफिकेट लाके दूंगा। ठीक है, तो 12th का सर्टिफिकेट लाके दिया मतलब क्या हो गया, 12th का सर्टिफिकेट इसने दिया, क्वेश्चन क्या था, सिर्फ 10th का था, लेकिन इसने क्या दिया, 12th का सर्टिफिकेट। और ये क्या बोलेगा कि मैं 12th पास हुआ, दैट मींस मैं 10th भी पास हुआ है। समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन जो है उसका आंसर नहीं दिया, लेकिन ये आंसर में उसका आंसर आ जाता है, इनडायरेक्टली आ गया। तो ये जो प्रूफ है उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज इनडायरेक्ट। अभी सबको समझ में, ये डाउट क्लियर हो गया। ऑनलाइन किसी को डाउट है क्या? हेलो, No, sir. ओके, तो इसके आगे हम लोग टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक थ्योरम है। थ्योरम, तो थ्योरम का स्ट्रक्चर कैसा है, थ्योरम क्या क्या रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। ओके, और ये कंप्लीट जो ज्योमेट्री का सिलेबस है इसमें हर एक चैप्टर में थ्योरम्स रहेगा, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन रहेगा तो उसमें नहीं रहेगा, बाकी सब में हम लोग को प्रूव करना है। ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज तुम लोग को ऑलरेडी पता है, जो भी प्रॉपर्टीज प्रूव किया जाएगा ना, वो तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि वो प्रॉपर्टी है, हम लोग बस उसका प्रूफ देखते हैं, लॉजिकली वो वैलिड है, उसका एक प्रूफ दे रहा है। समझ में आया? तो प्रॉपर्टी कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी पता है उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसमें ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म मतलब ये दोनों या फिर ये दोनों, कुछ भी हो सकता है। ओके, हम लोग अभी ये दोनों, तो लोग बोला है कि द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। अगर ये 30 है तो ये भी क्या रहेगा, 30। ये वर्ड तुम लोग क्या यूज करते थे, रहेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल करके बोलते थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लास्ट ईयर हुआ है हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किया है, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स किया है, ऑल्टरनेट एंगल्स किया है, वैसे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी। ओके, अगर मैं और एक ऐसा पेयर ऑफ लाइंस बना, इधर आया 60 डिग्री, तो इधर भी कितना आएगा। तो ये जो लॉजिक है, ये जो कंसेप्ट है, ये हम लोग अभी प्रूव कर लेते हैं। ओके, हम लोग को जितना दिन क्या था, हम लोग को सिर्फ सिखाया गया था कि द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ओके, उनका मेजर जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा। अब हम लोग उसका प्रूफ देखें, प्रूफ मतलब हम लोग उसका रीजन दें। समझ में आया? एक स्ट्रेट लाइन का अगर मैं एंगल मेजर करूं, तो एंगल का मेजर क्या आएगा, अगर मैंने प्रोट्रैक्टर यहाँ पे प्लेस किया और मैं इसका मेजर देखूं तो क्या आएगा, 180 डिग्री है। स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, अगर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, यही पॉइंट से मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कर अभी तो एंगल क्रिएट हो, तो एंगल क्रिएट हो सबको दिख रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2। क्या लगता है 1 और 2 ऐड किया तो कितना है, 180 आएगा। फिर से किसी को इसमें डाउट है क्या, मैंने स्ट्रेट लाइन और ये लाइन का हम लोग ने दो अलग अलग पार्ट किया, तो ये पेयर ऑफ एंगल्स बन, है ना, पेयर ऑफ एंगल, पेयर मतलब जोड़ी, है ना, दो एंगल। लेकिन इसका जो आर्म्स है, ओके, आर्म्स बोलते हैं, साइड बोलो तो भी चलेगा, ये जो आर्म है ना, ये एक ही लाइन पे है, लाइन से एक वर्ड आता है लीनियर। ओके,
तो लीनियर पेयर एंगल रहेगा तो उसका मेजर क्या रहेगा, वो हमेशा सप्लीमेंट्री रहेगा। ये बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्री क्या था, 180 डिग्री। 180 डिग्री, मतलब ये दोनों अगर ऐड किया तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। ये राइट साइड का बोर्ड दिख रहा है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा लीनियर पेयर, ये लॉजिकली मैंने बताया अभी, लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री होता है। इसमें किसी को डाउट है क्या? काम भी मैं यूज करता हूं। ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन, ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, बराबर है? क्योंकि यहाँ पे लाइन पे दो एंगल बनते हैं, या फिर ये लाइन कंसीडर किया तो दो एंगल बनते हैं। कोई भी एक लाइन कंसीडर करो, उस पे दो दो एंगल्स बना, कोई भी लाइन, ये लाइन है, इधर दो एंगल, इधर दो एंगल नीचे बना, ये अगर लाइन कंसीडर करो तो इधर दो एंगल है, या फिर इधर दो। तो पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स अपने पास बहुत, मैं एक एक करके कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूँ, मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई भी लिया तो चलेगा अकॉर्डिंग। एंगल ए ओ सी दिख रहा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये कौन सा एंगल से पता है? ये वाला एंगल, मतलब ये लाइन का इस तरफ वाला एंगल और वही लाइन का दूसरी तरफ वाला, समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स बना, स्ट्रेट लाइन पे है तो वो लीनियर हो गया, दो है तो वो लीनियर पेयर हो गया। क्या लगता है इनका एडिशन क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा, अभी तो मैंने बताया ना। तो इसका एडिशन क्या रहेगा, मेजर ऑफ बोथ दिस एंगल्स ऐड किया तो 100। 180 degree. किसी को डाउट है तो इसका मैंने बेसिक पहले बताया, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसका मैंने पहले बेसिक बताया और ये किया। किसी को डाउट है इसका? ये कंप्लीटली इग्नोर करो तुमको, और देखो ये दोनों फिगर कंपेयर करो, समझ में आएगा। ये लाइन है, इसमें दो एंगल्स बना है, दोनों ऐड किया तो कितना आएगा 180, ये तुम लोग नहीं बताया, करेक्ट है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और एक पेयर ऑफ एंगल्स ले रहा हूँ, एंगल BOC, BOC देना है, BOC प्लस एंगल BOD, एंगल्स देखते हैं कौन सा है, BOC ठीक है, उस तरफ वाला एंगल, और BOD नीचे की तरफ है, ठीक है? ये दोनों ऐड किया तो क्या आएगा, अगेन ये लीनियर पेयर 180 डिग्री। यस, ये CD जो लाइन है, CD लाइन, उसके नीचे की तरफ दो एंगल, एक ही लाइन का दो पार्ट बनना है, अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, so the sum will be 180 degree। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ये दोनों 180 है, मतलब इनका इंडिविजुअल मेजर मुझे नहीं पता, बट ऐड किया तो 180 इतना मुझे पता है ना। ये कुछ भी रह सकता है, हम लोग वो गैस नहीं कर रहा, हम लोग सिर्फ इतना पता है कि ये ऐड करने पे 180 आ रहा है, ये ऐड किया तो भी 180 आ रहा है। तो मैं वो एक साथ लिख रहा हूं, therefore angle AOC plus angle BOC is equal to angle BOC plus angle BOD। अब इसका लॉजिक समझ में आएगा। BOC जो एंगल, ये एंगल, इसके साथ ये ऐड किया तो भी 180 डिग्री आ रहा है, ये ऐड किया तो भी 180 डिग्री आ रहा है। तो इन दोनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए, इन दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं बोल रहा समझो मेरे पास कुछ पैसे है, ठीक है, और एक स्टूडेंट ने आके मुझे दिया 20 रुपीज, ओके, नहीं मेरे पास 30 रुपीज है, किसी ने आके मुझे पैसा दिया, तो मेरा टोटल अमाउंट क्या 50। अभी इसके बदले में और कोई स्टूडेंट ने आके मुझे 20 रुपीज दिया, तो भी मेरा कितना बढ़ रहा है, मेरा 50 बढ़ रहा है, ओके। ये तब ये सेम हो रहा है जब तुम दोनों ने भी मुझे सेम वैल्यू दिया, तब जाके इक्वल होगा ना, क्योंकि मेरे पास जो पैसा है तो मेरे हाथ में रहेगा, तुम लोग ने जो लाके दिया मुझे पैसा, उसकी वजह से मेरा क्या हो गया, ₹50 हो गया। मेरे पास 30 था, इसने कुछ लाके दिया तो ₹50 हो गया, इसने कुछ लाके दिया तो भी ₹50 हो गया। इसका मीनिंग क्या निकलता है, दोनों ने मुझे 20 रुपीज दिया, ओके। ये सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो, ये जो एंगल है उसके साथ ये ऐड किया तो भी 180 आ रहा है, ये ऐड किया तो भी 180 आ रहा है, तो इसका लॉजिकली आंसर क्या हो रहा है कि ये दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। ये इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड में सेम चीज ऐड हो रहा है, हम उसको कैंसिल करेंगे,
समझ में आया? कैंसिल किया तो क्या मिला मुझे? एंगल AOC, ये एंगल सॉरी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BOD। ये समझ में आया? ये कौन सा पेयर ऑफ एंगल चाहिए? ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल। AOC ऊपर की तरफ है, BOD नीचे की तरफ। इनका मेजर्स क्या है कि मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि ये दोनों का मेजर इक्वल है। किसी को कुछ डाउट है? ये जो भी है लॉजिकली करेक्ट है, और मैंने प्रूव किया कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रूफ। समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? ये जो कंप्लीट पार्ट जो है इसको हम लोग बोलेंगे प्रूफ। कि प्रूव करने के लिए हम लोग ने जो भी स्टेप्स यूज किया वो ये। ओके, अब जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या था? एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या था, मतलब दिया क्या आपको? यहाँ पे लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर, इसको हम लोग बोलते हैं गिवन। ओके, गिवन रीड करता हूं मैं यहाँ पे। लाइन AB एंड लाइन CD at point O, so intersect at point O such that A dash O dash B and C dash O dash D। ये समझ में आया? मतलब इन लोगों ने क्या बोला था? टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। अब ये तो एकदम नॉर्मल वर्ड्स यूज किया था। ये ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? बराबर लाइन का नाम देंगे, पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करे ये भी बताएंगे। तो नीचे का लाइन देखो गिवन में, लाइन AB एंड लाइन CD, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस को नाम दे दिया। intersect at point O such that A dash O dash B, मतलब ये पॉइंट जो क्रिएट हुआ है उतना। तो ये क्या हो गया? जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हम लोग ने ऐसा फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा, उसको हम लोग बोलते हैं गिवन। समझ में आया? अब जो एंगल जो फॉर्म हुआ वो क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए, ऐसा हम लोग ने बोला। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो उसका देखो हम लोग ने टू प्रूव में देखो क्या लिखा, टू प्रूव एक्स जो आएगा लाइन आएगा टू। हम लोग प्रूव करने क्या देखते हैं? क्या प्रूव करने देखता हूं? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आएगा एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल हो गया। और सेकंड पार्ट में आएगा एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। फर्स्ट पार्ट कौन सा समझ में है? जो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर। सेकंड पार्ट मतलब ये दोनों एंगल AOD और BOC, ये भी हम लोग सेम लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम का प्रूफ। ओके, थ्योरम मतलब सिर्फ स्टेटमेंट होता है। थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ मतलब हम लोग ने उसको एकदम प्रॉपर वे में लिखा, गिवन लिखा है इसका, मतलब नाम दिया हम लोग। जो स्टेटमेंट है उसमें नाम था क्या? हम लोग का नाम दिया, तो वो गिवन में आता है। फिर टू प्रूफ, ये नाम के हिसाब से तुम लोग टू प्रूफ यहाँ पे लिखना है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ऑपोजिट एंगल सेलेक्ट करो और उसको इक्वल बनाना। फिर हम लोग प्रूफ स्टार्ट किया। प्रूफ स्टार्ट किया, हमको जो भी पता है उससे हम लोग लॉजिक बिल्ड करते करते हम लोग ने लास्ट में प्रूफ है। ठीक है, इसमें सबसे लास्ट जो लाइन वो रीड करते हैं। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट एंगल BOC, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। अब इसका रीजन मैं बताऊं। अगर मैं ये सॉल्व करने बैठेगा तो एकदम ऐसा ना सेम स्टेप्स आने, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स आने, कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं होगा, बस नाम चेंज होगा। ओके, लॉजिक सेम बिल्ड होगा, दैट इज दो एंगल ऐड किया तो 180 है, बाकी दो एंगल ऐड किया तो 180 है, तो ये दोनों इक्वल है। फिर हम दोनों साइड से इसको एलिमिनेट करें, तो ये एग्जैक्ट सेम स्टेप्स है ना, हम लोग क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, हम लोग बोलेंगे सिमिलरली, मतलब मैंने जो ऑलरेडी स्टेप्स यूज किया ना यही वे में मैं इसको भी इक्वल प्रूव कर सकता हूं। वहां पे सिर्फ मैं इतना ही लिखा, सिमिलरली ये भी ट्रू है। समझ में आया? टू प्रूव मेरे को दो, अब मेरे को चीज प्रूव करना था, दोनों आ गए। जो प्रूव करना था वो हम लोग प्रूव कर दिया, तो अपना प्रूफ कंप्लीट हो गया। समझ में आया? ऑनलाइन जो भी बैठे कुछ डाउट है क्या तुम लोग को? नहीं है? सो ये जो है कंप्लीट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ थ्योरम। थ्योरम ने क्या बताया? ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म, opposite angles when two lines intersect are of equal measure. Okay,
दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका ऑपोजिट एंगल जो भी फॉर्म होगा वो इक्वल मेजर करता है। अब ये स्टेटमेंट को हम लोग ने क्या किया, गिवन लिखा, टू ट्रू लिखा, एंड देन हम लोग ने प्रूफ स्टार्ट किया। हम लोग को जो प्रूव करना था वो मिल गया, अपना प्रूफ खत्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ थ्योरम। किसी को कुछ डाउट है तो कुछ डाउट है, क्लियर है? ये क्या हुआ पता है, ये डायरेक्ट प्रूफ है। जो पूछा है वही हम लोग ने एस्टैब्लिश किया, कुछ अलग एज्यूम किया गया, जो बोला गया वो शायद गलत हो सकता है, ऐसा कुछ एज्यूम किया हम लोग ने नहीं। जो भी बोला गया था वही हम लोग ने एग्जैक्टली प्रूफ। ओके, वो एग्जैक्ट जो प्रूफ है प्रॉपरली हम लोग क्या, तो हम लोग उसको बोलते हैं डायरेक्ट। ये एक एग्जांपल है डायरेक्ट, समझ रहे हैं? सब इंट्रोडक्शन है। हाँ, तभी इनडायरेक्ट प्रूफ क्या है, ये फर्स्ट वाला सेक्शन हो गया, डायरेक्ट प्रूफ का एग्जांपल हो गया। इनडायरेक्ट प्रूफ देखते हैं क्या है। This type of proof start with an assumption that the consequence is false. ये erase करो, निकाल दो, ये टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी। तो मैंने इनडायरेक्ट में एग्जांपल दिया था, याद है? इनडायरेक्ट में मैंने क्या बोला, जब 10th का क्वेश्चन था तो उसने 12th का प्रूफ, याद आया? मैंने यही बोला था। ओके, तो अभी देखते हैं ये इसमें कैसा मैच होता है। अब किसी ने पूछा कि 10th का सर्टिफिकेट सर 10th पास हुआ है कि नहीं? तो मैं जाके क्या बोलेगा पता है, 10th में पास हुआ है। ओके, वो मेरे से आर्ग्यू करेगा कि 10th पास हुआ तो तेरा सर्टिफिकेट पूछेगा ना। मैं कैसे आर्ग्यू करेगा, कि आर्ग्यूमेंट है, तो मैं भी बोलेगा चल मान लेता है कि मैं 10th पास नहीं हुआ, तो मेरे पास 12th का सर्टिफिकेट कहां से है, मैं ऐसे पूछेगा ना। मान लेते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं 10th पास वो गलत है, इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो 12th का सर्टिफिकेट नहीं रहना चाहिए था मेरे पास। समझ में आ रहा है? मतलब मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि इससे तो ये समझना चाहिए दैट मेरे पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैं 10th पास हूँ। समझ में आया? अभी भी मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, अभी भी मैंने डायरेक्ट प्रूफ नहीं दिया उसको, लेकिन मैं इनडायरेक्टली बोल रहा है कि अगर 10th पास नहीं होता तो मेरे पास 12th का सर्टिफिकेट आया कैसे, तो मैं 12th का सर्टिफिकेट दिखाएगा और इनडायरेक्टली बोलेगा कि मैं 10th पास हूँ। समझ में आया? तो डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता था, डायरेक्टली हम लोग जो भी था वो प्रूव करते थे। इनडायरेक्ट प्रूफ में हम लोग पहले एज्यूम करेंगे कि जो भी प्रूव करना है वो गलत है। मैंने अभी क्या बोला, मान लेते हैं कि मैं 10th में पास नहीं हुआ था, मतलब ऐसा एज्यूम करते हैं कि मैं 10th पास नहीं हुआ, तो फिर ये कहां से आया, ये मेरा क्वेश्चन। ओके, इनडायरेक्टली प्रूविंग दैट मैं 10th पास हूँ। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोग करेंगे यहाँ पे। अगर किसी ने बोला कि लाइन पैरेलल है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलो पैरेलल नहीं है तो क्या होगा देखते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय सेइंग दैट लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? और फिर कहीं ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ऐसा तो 12th का सर्टिफिकेट कहाँ से, ये प्रॉब्लम हुआ ना। अगर 10th पास नहीं हुआ तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेरे पास 12th का सर्टिफिकेट तो है, राइट? वैसे वहां पे एक प्रॉब्लम है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ मैंने कुछ तो गलत एज्यूम किया था, कि मैंने जो एज्यूम किया वो गलत हो गया। और हम लोग बोलेंगे ये इसका प्रूफ है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। ओके, प्राइम नंबर्स याद है ये सबको, 2 3 5 7 याद है ये नंबर्स। इसका और कोई फैक्टर्स रहता है ना, एक्सेप्ट दिस एंड 1, और कोई इनका फैक्टर नहीं। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर? 9। 9 का तो 3 फैक्टर है। प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा है, कोई बताएगा ऑनलाइन? प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 13, हेलो, 11, 11, वेरी गुड। नेक्स्ट 13, 13, 15 है क्या? 15 है। 15 का फैक्टर से देखो 5 और 3, 5 3 से 15 है ना, 15 नहीं आएगा। 17 19 ये आ भी है, ठीक है। अब इसके आगे ना इवन नंबर्स नहीं दिख रहा, देखो इवन मतलब जो 2 से डिवाइड,
सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड, मतलब 2 के टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, बाकी एक भी नंबर आ रहा है कैसे? नहीं। इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि कोई भी इवन नंबर ले लो, उसका एक फैक्टर ऑलरेडी रहेगा 2। हर एक इवन नंबर का फैक्टर रहता है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 10 भी 2 से डिवाइड होता है, 50 भी होता है, 100 भी होता है। सो ऑल द इवन नंबर्स आफ्टर 2 एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। समझ में? प्राइम नंबर होने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स नहीं रहना चाहिए। लेकिन 2 से बड़ा एक इवन नंबर होगा, देन उसका फैक्टर ऑलरेडी आ जाएगा 2, और फिर और एक फैक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक प्राइम नंबर नहीं। कंफ्यूज मत होना, प्राइम और ऑड एक साथ टोटल प्राइम या फिर कंपोजिट होगा, ऑड या फिर इवन। ओके, कंफ्यूज मत होना। ये 2 के टेबल पे डिपेंड करता है, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना? अगर 2 के टेबल से 2 के टेबल में आता है देन वो इवन नंबर है, नहीं आता तो ऑड नंबर। अगर उसका ज्यादा फैक्टर्स है तो कंपोजिट है, ज्यादा फैक्टर्स नहीं है तो वो प्राइम नंबर है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, कंफ्यूज मत। कोई स्टूडेंट ऐसा हो जाता है ऑड और प्राइम में कंफ्यूज होता है। ओके, तो तुम लोग देख सकते हैं कि आगे की जो भी नंबर्स है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब एक भी 2 से डिवाइड नहीं, लेकिन ये एक नंबर है जो इवन है, मतलब 2 के टेबल में आ रहा है, लेकिन प्राइम भी। समझ में? तो इन लोगों को प्रूव करने बोलते हैं हम लोग। ओके, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। ओके, तो इसका कंसेप्ट में बता, अगर हम लोग ये प्रूव करने गया ना कि 2 से बड़ा वाला हर एक प्राइम नंबर ऑड है करके, तो कहाँ रुकने होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि लास्ट प्राइम नंबर क्या है। हर एक चीज प्रूव करना पड़ेगा हम लोग को। लिटरली क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज प्रूव करना पड़ेगा। 7 ये ऑड है करके प्रूव करना, 11 ऑड है करके प्रूव करना, ये एंड ही नहीं होगा। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे एक उल्टा लॉजिक देखते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट प्रूफ देखते हैं। समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है क्या? अब इनडायरेक्ट प्रूफ क्या है? इनडायरेक्ट प्रूफ का ये इजी है। अगर समझो इसके आगे कोई एक नंबर है जो इवन है और प्राइम है, इसका टू प्रूफ क्या था? टू प्रूफ में ऐसा है कि 2 से ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन 2 रहेगा, और वो प्राइम है, देन वो ऑड नंबर है। ऐसा प्रूव करना है। ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 स्टेटमेंट है, तो ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड, ये प्रूव करना बोला ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको गलत एक्सेप्ट करके एज्यूम करके हम लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ग्रेटर देन 2 भी है लेकिन वो इवन भी है। ऑड नहीं तो क्या हो गया? इवन हो गया। तो हम लोग इसको गलत मानते हैं। हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लेट्स से एक प्राइम नंबर ऐसा है जो 2 से ग्रेटर तो है, ओके, और वो इवन भी। समझ में आया? मतलब हम लोग इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हम लोग स्टार्ट करें। देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रूफ में, देखो क्या दिया। Let us suppose that p is not an odd number. समझ में? Let us suppose that p is not an odd number. अगर ऐसा है तो p क्या हो जाएगा? odd नहीं तो क्या होगा? even नंबर। लेकिन even नंबर का फैक्टर में 2 आएगा। इजी है इसका प्रूफ। अगर तुमने मैंने 14 नंबर, 14 का फैक्टर्स क्या आएगा? 1 2 7 14। ये देखो फैक्टर्स ज्यादा आ गया। कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो, उसमें एक फैक्टर रहेगा 2, एक फैक्टर रहेगा उसमें 2। कोई इवन नंबर बता सकता है? कोई भी एक इवन नंबर रैंडमली, रोल नंबर ही बता। 16, 16 एक इवन नंबर है, 16 का फैक्टर देखो उसमें 2 है। और कोई इवन नंबर बताएगा? 20, 22, इसमें भी 2 एक फैक्टर है। मतलब ये क्या हो रहा है, हम लोग ने इवन नंबर सेलेक्ट किया है इसके आगे का, लेकिन हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि वो प्राइम हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका और एक फैक्टर आ गया। ओके, तो हम लोग ने क्या किया? इवेंट सेलेक्ट किया, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि प्राइम नहीं है, व्हिच मींस हम लोग ने जो एज्यूम किया वो गलत हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग को और आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इवेंट नंबर में सेलेक्ट कर रहा ना, 2 उधर फैक्टर आएगा। ये फिक्स है ना? कोई भी इवेंट नंबर सेलेक्ट किया तो क्या आएगा? 2 उधर एक फैक्टर आने वाला। अगर वैसा है देन अपना जो assumption था कि वो इवेंट हो सकता है वो ट्रू नहीं, वो फॉल्स है। समझ में आ रहा है? इसका नेक्स्ट लाइन में देखते हैं तो सेकंड लास्ट लाइन, the assumption that p is not odd is false। देख रहा है सबको? the assumption that p is not odd is false। जो not odd वाला कंसेप्ट लिया मतलब इवन,
ये अगर फॉल्स है, यहाँ पे ध्यान दो, अगर वो इवन नंबर जो हम लोग ने एज्यूम किया था वो अगर फॉल्स है, देन वो क्या होगा, ऑड। हम लोग ने डायरेक्टली प्रूव किया क्या ऑड है करके, नहीं, हम लोग बोल रहे हैं कि वो इवन नहीं है। इवन नहीं है तो क्या होगा, इनडायरेक्टली वो ऑड ही होगा। अभी समझ में आ रहा है इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या है? हम लोग ने डायरेक्टली प्रूव किया कि ऑड है, ऑड का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो हम लोग ने नहीं देखा। हम लोग बोला कि चलो इवन है क्या देखते हैं, इवन में आ ही नहीं रहा है। अगर इवन नहीं है तो कौन सा टाइप का नंबर, ऑड नंबर हुआ। हम लोग ने इनडायरेक्टली प्रूव किया कि ए नंबर, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। समझ में आया? इनडायरेक्ट प्रूफ सबको समझ में आया। ऑनलाइन किसी को डाउट है? नो डाउट, कुछ बोलते ही नहीं है। एन मरिया, पलक, कृष्णा, नो डाउट। No, sir. अभी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। 1.3 राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। ओके, लिखना है, नोटबुक रेडी हो गया। ओके, तो इफ देन फॉर्म में लिखना है। ओके, इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा, एग्जांपल मतलब स्ट्रक्चर लिखूंगा। इफ के आगे रहेगा कंडीशन। कंडीशन मतलब जो कंपलसरी है, ओके, जो लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन, वो हम लोग इफ के आगे लिखेंगे। देन हम लोग ने कुछ क्लेम किया है कि ऐसा होने वाला है। ओके, अगर क्वाड्रिलेटरल ऐसा है देन उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके आगे वो हम लोग को कंटिन्यू करें। ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए। इफ देन फॉर्म का मतलब ये है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कंडीशन क्या है करके पता है जस्ट बाय रीडिंग द स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है सबको? तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिख कर, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने एक हिंट दिया था तुमको, मैंने एक हिंट दिया था कंडीशन कैसे पता चलता। शेप कुछ बताया है, शेप बताया है वहां पे, कौन सा शेप है वहां पे? Parallelogram. वो नहीं रहेगा तो चलेगा क्या, मतलब नहीं चलेगा, which means वो अपना कंडीशन। ओके, पैरेललोग्राम होता है क्या है, बेसिकली वो एक क्वाड्रिलेटरल। सो इफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ये अपना कंडीशन हो गया। सबको समझ में आ रहा है? मतलब वो नहीं रहेगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ओके, हम लोग ने पहले क्लियर कर दिया, क्वाड्रिलेटरल जो लेंगे हम लोग वो पैरेललोग्राम रहना चाहिए, देन ये हम लोग अप्लाई करें। समझ में आया? सो हम लोग गिव देन फॉर्मेट में लिखा, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, दैट इज क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, प्रैक्टिस सेट क्या है करके लिखना है, फिर हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट। इससे ज्यादा तुम लोग से एक्सपेक्टेड नहीं, ओके, इससे ज्यादा तो जो तुम लोग करते हैं राइट द गिवन स्टेटमेंट इन गिव दैट, वो कुछ भी जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना। एग्जाम में भी सेम लाइन में आ गए हम लोग। ओके, और तुम लोगों को एग्जाम का जो आंसर्स है वो प्रॉपरली लिखना है, तो उसके बीच में क्वेश्चन फिगर ये सब मस्त मस्त बना के बैठे ना टाइम। ठीक है, तो सिंपल है, you just have to write the question number properly and start with the answer. So first one is the opposite angles of a parallelogram are congruent. Parallelogram जो पार्ट है वो अपने if का है। If the shape क्या है, ये quadrilateral है, if the quadrilateral is a parallelogram, ये समझ में आ रहा है दोस्तों? If the quadrilateral is a parallelogram, कंडीशन कंप्लीट हो गया। क्वाड्रिलेटरल स्टेटमेंट में नहीं दिया था, लेकिन हम लोग को पता है कि जो भी कंसीडर कर रहे हो क्वाड्रिलेटरल लेना, और क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन ये है पैरेललोग्राम रहना है, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ना। देन अभी बाकी के जो भी वो कंडीशन में है, सॉरी कॉन्सिक्वेंट में है, ठीक है। देन ऑपोजिट एंगल्स, हम लोग ऑलरेडी पैरेललोग्राम बोला है, तो वापस हम लोग वो स्टेटमेंट रिपीट करेंगे, सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स लिखेंगे, आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में? पैरेललोग्राम हम लोग ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, रिपीट करने का जरूरत नहीं है। Okay, so if the quadrilateral is a parallelogram, then the opposite angles are congruent. बराबर? If then फॉर्मेट में कंप्लीट हो गया। ओके, कंडीशन मैंने क्लियरली बोला कि पैरेललोग्राम ही रहना चाहिए, देन उसका ऑपोजिट एंगल्स क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट। किसी को डाउट है?
क्लियर है ऑनलाइन? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट वन दिया है, हाँ ये जल्दी कॉपी यस करो। सर। ये मैं लिखते टाइम तुम लोग साथ में लिखो, मैं एक्सप्लेन करने के बाद लिखता हूँ तो साथ में लिखा तो चलेगा। ओके फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन फिर तुम लोग मेरे साथ में कॉपी कर। ओके नेक्स्ट में बोला है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि कैसा कैसा कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल रहना चाहिए। यहाँ पे जैसा पैरेललोग्राम है वैसा नेक्स्ट में कंडीशन किया है कि द क्वाड्रिलेटरल शुड बी ए रेक्टेंगल। तो क्या होगा, द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? चलो साथ में लिखो, इफ द क्वाड्रिलेटरल if the quadrilateral is a rectangle। कंडीशन रेडी हो गया, शेप हम लोग ने फिक्स किया, ये शेप में क्या होता है, then the diagonals are congruent। congruent is now yes। नेक्स्ट में कौन बताएगा कंडीशन क्या है? Isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन लिखेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे? यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने, शेप पहले से बता दिया है कि वो एक चार साइडेड शेप है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ऐसे इसमें क्या बताएंगे उस पे ध्यान। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे थ्री साइडेड फिगर का हम लोग को नेम मेंशन करना है, सिंपल है ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल कैसा रहना चाहिए, आइसोसेलेस। इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस तो आगे का कंडीशन हम लोग को फॉलो करना है, दैट इज इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग एज इट इज कॉपी करेंगे। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? स्टार्ट करना। सेकंड वन होगा सबका? हाँ, so if a triangle is isosceles, and हम लोग ने ये वाला कंडीशन मेंशन किया है that the triangle should be isosceles। okay then क्या होगा, बाकी के जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर्ली देखो फ्रेम कैसे करना है। then the segment joining the vertex and midpoint of the base, triangle मेंशन करने की जरूरत है क्या? नहीं, the segment joining the vertex, segment joining the vertex and midpoint of the base is perpendicular and midpoint of the base is perpendicular to the base। किसी को डाउट है इसमें? No. क्लियर है ये बात? ट्रायंगल कैसे रहना चाहिए, आइसोसेलेस, तब ये पॉसिबल, नहीं तो नहीं। ओके नेक्स्ट वन देखते हैं, राइट कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। काफी इजी है अगर इफ देन फॉर्म दिया है तो, लेकिन सब में इफ देन फॉर्म दिया है। फर्स्ट में बोला है द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं, इफ देन फॉर्म नहीं दिया।
तो हम लोग क्या करेंगे पता है, पहले इफ देन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन कॉन्वर्स लिखेंगे क्योंकि वो इजी हो जाए। समझ में? इफ देन फॉर्म तो पहचानने तुम लोग को ऑलरेडी आता है, राइट? तो हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग उसका कॉन्वर्स स्टार्ट करेंगे। ओके सर, इफ देन फॉर्म लिखने के बाद कॉन्वर्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? सेकंड वन में इफ देन दिया है, ओके, if a pair of interior angles made by transversal are supplementary then the lines are parallel। if then फॉर्म में है वो, तो हम लोग डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, if का पार्ट और then का पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। याद आ रहा है वो, एक्सचेंज करेंगे, देन हम लोग उसको कन्वर्ट। तो सेकंड वन अपने पास रेडी है। थर्ड वन, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये इसका सेकंड वन देखो कैसा था, इसके अभी हम लोग ने जो लिखा ना, उसका सेकंड वन में हम लोग ने इसके इफ देन फॉर्मेट में लिखा है ना, जस्ट हम लोग ने अभी लिखा, बराबर? ये सेम स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का थर्ड दोनों भी सेम स्टेटमेंट है। तो इफ देन फॉर्मेट भी अपने पास रेडी है, हम लोग कॉन्वर्स लिख सकते हैं। फर्स्ट वन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो पहले हम लोग इफ देन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इफ देन the alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent। कंडीशन क्या दिया है? ऐसा तो सोचने ट्राई करो कि इसमें कुछ भी मिसिंग रहेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है? एंगल्स कहाँ फॉर्म हुआ है, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होना चाहिए, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होना चाहिए, पैरेलल लाइंस होना चाहिए। ओके, इसमें कंडीशन में क्या है? ऑनलाइन जो है वे बता सकते हैं इसमें कंडीशन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल कंडीशन है क्या? अल्टरनेट एंगल तो फॉर्म होता है, वो एक कंडीशन नहीं हुआ। ओके, हम लोग जब ड्रॉ कर रहे हैं तो अल्टरनेट एंगल बनना चाहिए, ऐसे थोड़ी सोचते हैं। अल्टरनेट एंगल तो बनता ही है, तो ड्रॉ करते टाइम क्या ध्यान देना चाहिए? पैरेलल लाइंस। सो इफ द लाइंस आर पैरेलल, ओके, देन द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय, कहां गया, हाँ, अल्टरनेट एंगल्स मेड ऑन द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ध्यान देना कैसे लिखा, इफ द लाइंस आर पैरेलल, देन लाइंस पैरेलल ले लिया मैंने, ओके, देन क्या होगा, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म, alternate angles फॉर्म होंगे। डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता है, एक ट्रांसवर्सल है तो फॉर्म होता है यार, एक लाइन पैरेलल है तो ऐसा आना चाहिए, तब जाके उसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल सब कुछ है। तो हम लोग वही लिखा है, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल लाइंस पहले लिखा तो उतना पार्ट हम लोग ने छोड़ दिया, बाकी मैंने एज इट इज फिर से लिखा है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ये लेकिन इफ देन फॉर्म हम लोग ने कन्वर्स रेडी नहीं किया। कन्वर्स क्या है? कन्वर्स में क्या आएगा, एक मिनट, एक मिनट, नीचे चला गया। हाँ, इफ द, वेरी गुड, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय, By transversal बराबर, लेकिन सिर्फ ट्रांसवर्सल ला के फायदा नहीं है। ओके, इससे पहले भी जब कन्वर्स क्रिएट किया था हम लोग ने एग्जांपल के टाइम पे, तब मैंने बोला था कि कुछ कंडीशन रहता है जो हम लोग यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल की वजह से सिर्फ आ रहा है क्या अल्टरनेट एंगल्स, नहीं, उधर दो लाइन भी रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे कि इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, यहाँ पे जो लाइंस हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया था ना, वो यहाँ पे भी मेंशन किया था। सो इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, समझ में? इफ, देखो सकते, इफ द alternate angles formed by two lines and the transversal are congruent,
मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल जो फॉर्म हुआ है बाय द ट्रांसवर्सल बाय टू लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है देन द लाइंस आर पैरेलल। इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा रहेगा, सोच लो अगर डायरेक्ट हम लोग कन्वर्स लिखते थे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता था, इसलिए मैंने पहले बोला कि इफ देन फॉर्म रेडी रखो, देन वी विल राइट द कन्वर्स। ओके, इफ देन में किसी का कंफ्यूजन, वो पैरेलल रहेगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कंडीशन में आया लाइंस आर पैरेलल, देन उसका ऑल्टरनेट एंगल्स क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट। उसका कन्वर्स में क्या आएगा, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन द लाइंस आर पैरेलल। सेकंड एंड थर्ड होमवर्क मार्क करो, मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या करना है। सेकंड एंड थर्ड दोनों का इफ देन फॉर्मेट तुम्हारे पास रेडी है, राइट? किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? इफ और देन को बस एक्सचेंज करना है। डाउट है किसी को? प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इतना तो पता है ना, हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम सेट रहता है ना। तो प्रॉब्लम सेट 1 का हम लोग पहला ये एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हम लोग आंसर लिखेंगे। इसमें बेसिक रूल में बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग का हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 में फिलअप लगता है तुम लोग को, लेकिन ये फिलअप नहीं है, ये हम लोग को चॉइस सेलेक्ट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शंस लिखते ही नहीं है, वो पूरा फिलअप जैसा आंसर लिखता है और उसके नीचे से अंडरलाइन है, ये गलत है। ओके, अगर ऐसा एक फिलअप जैसा क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ वो अंडरलाइन डाल के फिल इन द ब्लैंक्स से लिखा ना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो तुम्हारा आंसर में फर्स्ट टर्म में डिस्कस करता हूं, हाउ मेनी मिड पॉइंट डज ए सेगमेंट हैव, एक सेगमेंट का कितना मिड पॉइंट्स पॉसिबल है? Only one. यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या दिया, ओनली 1, 2, 3 एंड मेनी। अपना आंसर क्या है? ओनली 1। ऑप्शन क्या है? ए है, तो ए पहला लिखना है और लिखना है ओनली। समझ में आ रहा है? इसमें सिर्फ आंसर सेलेक्ट करने बोला है, क्वेश्चन भी लिखने का जरूरत नहीं। लेकिन कोई कोई टीचर क्या करते हैं, 9th में है तुमको तो थोड़ा डरा के रखने तुमको बोलेंगे क्वेश्चन नहीं लिखा तो मार्क कट कर। तो फिलहाल के लिए तुम लोग क्वेश्चन भी लिखो, लेकिन आंसर ऐसे ही लिखो। आंसर उसके बीच में कहीं पे प्लेस नहीं कर, अंडरलाइन किया, बॉक्स बनाया, कुछ भी नहीं चलेगा। ऑप्शन के साथ इसका आंसर रेडी रहना चाहिए, और ये बोर्ड के रूल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी से आदत लगा लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट वन क्या है आंसर? ए, ओनली 1। अभी सेकंड वन आगे मुझे नहीं लगता कि ये रूल और बताने की जरूरत है, तो समझ में आ गया। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस? दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो कितना पॉइंट्स आ सकता है? 1. 1 आएगा। दो लाइन है, दो लाइन है, इंटरसेक्ट किया तो कितना पॉइंट्स क्रिएट होगा? 1। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे है सी, 1। करेक्ट। ये सी नहीं लिखा तो पक्का मार्क जाएगा, 10th में तो पक्का जाना है, ऑप्शन लिखना ही है। ओके, थर्ड वन, हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स? C, 1 and 1 और 3। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया है। अब 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या होता है, अलग अलग पॉसिबिलिटी है। एक वो कोलिनियर हो सकता है और दूसरा वो नॉन कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर है तो इसमें से स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन है। अगर 3 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर तो कितना सेगमेंट से पूछा, लाइंस। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा। ओके, दोनों भी पॉसिबल है ना, इन दोनों में क्लियर नहीं किया क्या है, कोलिनियर है नॉन कोलिनियर है, कुछ क्लियर नहीं। व्हिच मींस हम लोग को दोनों आंसर कहीं पे है कि ढूंढना है, और ये है ऑप्शन नंबर सी में। ओके, सो 1 और 3 अपना आंसर आएगा 1 और 3। किसी को डाउट है कि 3 कहां से है या फिर 1 कहां से है? कोलिनियर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर नॉन कोलिनियर है देन इसमें 3 लाइंस।
फोर्थ वन पे जाते हैं। फोर्थ वन है find distance AB if coordinates of A and B are -2 and 5 respectively। हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शंस पूछा है। इसमें से क्या लगेगा, 5 और -2 है, ग्रेटर नंबर 5 है, तो 5 माइनस -2 करेंगे हम, 5 + 2 हो जाएगा, 7 5 + 2 क्या होता है, ऑप्शन सी, अगेन ऑप्शन सी अगेन 7। डाउट है किसी को? नहीं। if p dash q dash r, मतलब q जो है वो बिटवीन p and r, distance pq is 10, distance distance pq is 2, distance pr is 10, then find qr। p dash q dash r ऐसा बोला ना, q बीच में है, pq का डिस्टेंस कितना है, pr का डिस्टेंस कितना है, pr ध्यान दो, ये नहीं दिया, वो दिया है तो तुम लोग ऐड कर देते। यहाँ पे क्या दिया है, पी आर, क्यू अगर बिटवीन में है तो पी आर विल बी द लार्जेस्ट सेगमेंट। अब बताओ क्यू आर का डिस्टेंस क्या रहेगा, 8 8 रहेगा। 8 ऑप्शन क्या आ गया है, ऑप्शन बी 8 इज अ करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है? एनी डाउट ऑनलाइन, किसी को डाउट है कुछ? कौन कौन है यहाँ पे, गोपिका एंड मरिया? No. नहीं डाउट नहीं है? Okay. No, sir. No, sir. No, हाँ, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में। इसके बीच में जो भी क्वेश्चंस है ना, वो तुम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में हो गया है 1.1 एंड 1.2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये अभी जस्ट हम लोग फर्स्ट देखा है, तो हम लोग को समझना चाहिए कि ये क्लियर है कि, है ना। फर्स्ट वन बोला है एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, कंडीशनल स्टेटमेंट, सॉरी कंडीशनल में क्रिएट करना है उसको, दैट मींस इफ देन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बोला है कि एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, ये ट्रू है क्या फॉल्स है क्या मत देखो, ओके। वो ट्रू है क्या फॉल्स है हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को इसको क्या करना है, इफ देन फॉर्म में लिखना है। इन लोग ने एक शेप सेलेक्ट किया है, कौन सा शेप है, रोम्बस है कि स्क्वायर है? नहीं, रोम्बस के बारे में बात करना, एवरी रोम्बस, हम लोग रोम्बस के हिसाब से बात कर रहे हैं, हर रोम्बस एक स्क्वायर होता है। इन लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो स्क्वायर है, लेकिन लिया किसको, रोम्बस। समझ में आया? कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, ओके। एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, मतलब रोम्बस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, रोम्बस को। सो इफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस देन इट इज ए स्क्वायर। समझ में आ सकता है, मतलब हम लोग ने फिक्स क्या किया कि ये रोम्बस रहना चाहिए, हर एक रोम्बस स्क्वायर होता है, ऐसे हम लोग ने बताया, ओके। अगर इंग्लिश में समझने डिफिकल्टी है देन तुम लोग अपने लैंग्वेज में बोल के देखो एक बार, प्रॉपर लग रहा है क्या। इन लोगों ने कंपलसरी क्या बोला कि वो रोम्बस रहना चाहिए और वो स्क्वायर हो जाएगा, ओके। रोम्बस ले लिया मैंने तो वो स्क्वायर है, ऐसे हम लोग ने बोला है। अब ये ट्रू है क्या फॉल्स है, मैंने क्या बोला, हम लोग को चेक नहीं करना, हम लोग को क्या चाहिए, इसको इफ देन फॉर्मेट में करना है। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज ए स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें ऑनलाइन? नो। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर में जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होता है, मैंने ये बताया भी था। इसमें इफ और देन क्या है, एक मिनट, लीनियर पेयर एक पार्ट है, एंगल्स लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एक पार्ट है, इसमें इफ क्या आएगा देन क्या है, हाँ इफ नहीं, Angles सप्लीमेंट्री in linear pair are, हाँ बोलो एनमरी, और एक बार रिपीट करो। the angles are in linear pair, then it is supplementary. वेरी गुड, यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है कि एंगल्स कैसा रहना चाहिए, एंगल्स लीनियर पेयर में होना चाहिए, ओके। ये जो आर या फिर इस ये वर्ड होता है ना, उसके आगे जो रहता है लास्ट का पार्ट होता है। इससे पहले देखो क्या बोला था, इज ए स्क्वायर, अब हमने उसको बाद में रख दिया, लास्ट में रखा उसको। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, आर सप्लीमेंट्री, ये बाद में आएगा। कंडीशन क्या है, कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री करके बोला है, वो कंपलसरी है ना, कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है, एंगल्स लीनियर पेयर में होना चाहिए।
तो if the angles are in a linear pair या फिर if the angles form a linear pair, मतलब एंगल्स ने क्या किया, जो एंगल्स है वो मिलके एक लीनियर पेयर क्रिएट किया, then they are supplementary. किसी को डाउट है क्या? कंपलसरी क्या है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लाइंस सॉरी एंगल जो है लीनियर पेयर होना चाहिए, तब वो सप्लीमेंट्री होगा, ऐसा बोला। तो इफ पार्ट में क्या आएगा समझ में, देन पार्ट में क्या आएगा समझ में। थर्ड वन देखते हैं। A triangle is a figure formed by 3 segments. ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? 3 सेगमेंट। इसमें हम लोग बनाएंगे क्या, हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, हम लोग क्या गिवन लेते हैं, हम लोग कुछ क्रिएट किया तो ट्रायंगल बनेगा, ऐसा बताया। लॉजिक समझ में आ रहा है? ट्रायंगल कैसे फॉर्म हुआ, ट्रायंगल कैसे फॉर्म हुआ? 3 सेगमेंट। तो 3 सेगमेंट किसमें आएंगे कि ट्रायंगल इसमें आएंगे। इसमें ट्रायंगल कैसे आएगा? इफ बोल बोलो बोलो जल्दी बोलो, ऑनलाइन वाले बोलो आंसर क्या है। Triangle. If 3 segments are formed, 3 segments are formed, then what? Then it is a triangle. नहीं, 3 segments form किया तो triangle नहीं होता। ऐसा मैंने 3 segments ड्रॉ किया था, ऐसा 3 segments ड्रॉ किया था, नहीं हुआ ना। किसने तो आंसर दिया था, एन मरिया नहीं दिया? अरे Sir, can I? who is this name? Vaishnavi. हाँ बोलो। If a figure is a triangle, then it is formed by 3 segments. Very good. If the figure is a triangle, लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा था तुम लोग को, 3 सेगमेंट्स एक में आएगा कि ट्रायंगल एक में आएगा। मैंने पूछा ना इफ ट्रायंगल आएगा तो क्या आएगा। इफ ट्रायंगल मतलब क्या आएगा कि फिगर जो है वो ट्रायंगल है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इफ द क्वाड्रिलैटरल इज ए रोम्बस बोलते थे, है ना। इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, वैसा यहाँ पे इफ द फिगर इज ए ट्रायंगल देन इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट्स। किसी को डाउट है इसमें? अभी क्लियर हुआ ना, जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ रहेगा, डाउट आया रहेगा सबको, लेकिन अभी क्लियर हुआ। फिगर क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल हम लोग को पता है कि 3 सेगमेंट से होगा, ओके। लेकिन इसका उल्टा ट्रू रहता है क्या, 3 सेगमेंट कैसे भी ड्रॉ करके फायदा है नहीं, देन ट्रायंगल नहीं आएगा। ट्रायंगल है देन इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट, ये हम लोग पक्का बोल सकते हैं, ओके। तो यहां तक मार्क करो, बाकी के जो भी सम से प्रॉब्लम है ना तुम लोग खुद से ट्राई करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग को उसका स्टेप्स पता है, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। आज का लेक्चर इतना ही है, जो भी ऑनलाइन बैठे हैं आज का लेक्चर इतना ही है, ओके। चलो देन बाय। My turn. Hi, sir. Thank you, sir. My turn.